अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? अभी तो मैं चल ही रहा था। वेलकम टू आवर शो। मेरा नाम है आयशा यूसुफ और मेरे साथ उमैर बशीर मौजूद हैं। उमैर, जब आप आगाज़ करते हैं शो का तो आप भी सलाम करते हैं, तो मेरा दिल करता है मैं भी जल्दी से सलाम और गुड मॉर्निंग करूं। तो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे, मौसम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। आपने एक चीज़ नोट की उमैर, बारिश हो रही है कल से। 2021 की पहली बारिश जो है, हम ये दुआ कर सकते हैं कि ये बारिश जो है हमारे लिए खुशियों की नवीद हो, हमारे लिए आगे आने वाले दिनों में अच्छी अच्छी जो हैं खुशियाँ आएँ। तो जो सर्दी है वो थोड़ी सी कम हो गई है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, 2 दिन से सर्दी थोड़ी सी कम है और बारिश का और भी फायदा ये होता है कि थोड़ी सी जो पोल्यूशन है वो कम हो जाती है, स्मॉग है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, फॉग भी कम हो जाती है, तो रास्ते काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो जाते हैं। बहरहाल कल की सबसे बड़ी खबर जो थी वो ये थी कि स्कूल्स दोबारा से खुलने लगे हैं। जनाब, आपके अंकल वज़ीर तालीम जो हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 18 जनवरी से 9वीं से लेकर 12वीं जमात तक की क्लासेस जो हैं उनका आगाज़ हो जाएगा। 25 जनवरी से प्राइमरी से 8वीं तक का, और 1 फरवरी से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस जितने भी हैं वो भी खुल जाएंगे और उनका भी आगाज़ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले एक मरतबा फिर से जायज़ा इजलास होगा। एग्जैक्टली, उसका जायज़ा लिया जाएगा, पहले रिव्यू किया जाएगा कि इस वक्त मुल्क में कोरोना की क्या सूरत हाल है। लेकिन काशिफ मिर्ज़ा साहब, ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सदर जो हैं, वो तो ये कह रहे थे कि हम 11 जनवरी से ही आगाज़ कर देंगे। अब देखना ही है कि क्या होता है, दोबारा से डेडलॉक तो नहीं बन जाता ये प्राइवेट स्कूल्स और जो गवर्नमेंट है उसके दरमियान। तो आज की टॉपिक्स की बात कर लेते हैं। आज हम बात करेंगे मौसम की, जो कि औसम है। उमैर को बड़ा पसंद है ये लाइन, मौसम इज़ औसम, तो इसकी हम बात करेंगे। लाहौरी है ना, लाहौरियों को इस मौसम में आपको पता है खाने पीने की बात हर मौके में खाने की जहाँ पर बात हो और उमैर का दिल ना ललचाना शुरू कर दे। पकौड़े, अच्छा मैं समोसे पकौड़े नहीं खाता, मछली, ओह हो क्या बात है, निहारी पाए, इन चीज़ों को आप भूल जाते हैं। बस करते हैं, टॉपिक्स पे वापस आ जाते हैं। टॉपिक्स पे आ जाते हैं। उसके बाद लाहौर में बारिश हुई है और बारिश के बाद जो सूरत हाल उमैर मुझे नज़र आ रही है वो कुछ कराची जैसी मुझे नज़र आई थी, क्योंकि कराची में जब बारिश होती है तो कचरा बहुत बड़ा मसला है कराची का, तो उधर से स्मेल और वो जो जिस तरह की सारी बीमारियां फैलने का खदशा होता है वो सामने आ जाता है। तो लाहौर में भी इसी तरह की सूरत हाल है, कचरा अभी तक वैसे ही पड़ा हुआ है और अभी तक जो तुर्की की कंपनी थी उसके साथ दोबारा से रिज्यूम नहीं हो पाए हैं मामलात इंतज़ामिया के पंजाब की, तो उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ सेनेट इजलास हुआ है, नैब और चेयरमैन नैब के मामले पर क्या मामलात तय पाए हैं, इस पर बात करेंगे। और आपका फेवरेट टॉपिक में लाठी चार्ज किया जी केन विलियमसन ने, लाठी चार्ज किया, डबल सेंचुरी और रिकॉर्ड पार्टनरशिप विलियमसन और निकोलस के दरमियान, मैच की क्या सूरत हाल है वो भी डिस्कस करेंगे और हादिया से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। हादिया पाकिस्तान का ऐसा टैलेंट है कि जिसकी हमसाया मुल्क में भी हमने देखा कि तारीफ की गई, बड़े बड़े लेजेंड्स, सोनू निगम ने हादिया की तारीफ की। हादिया बहुत ही कमाल सिंगर है और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करती जा रही हैं। हादिया से भी मुलाकात करवाएंगे। तो सबसे पहले आगाज़ करते हैं मौसम से ही, और बारिश हुई है और मौसम सुहाना हो गया। सद मौसम में बरसते जो बादल हैं वो हमें मज़ीद जो है, जब घर से बाहर निकलते हैं, सुबह ऑफिस के लिए निकले तो देखिए एकदम दिल फ्रेश हो जाता है, फ्रेश हो जाते हैं यार, हाँ आज दिन अच्छा मेरा दिल पता है करता है कि मैं बाहर से ना वापस अंदर चली जाऊँ और मौसम को एंजॉय करूं। अच्छा, ये तो पाकिस्तान को कहा जाता है कि जी सख्त गर्मी में हमसे काम नहीं होता, सख्त सर्दी में हमसे काम नहीं होता, मौसम अच्छा तो हमारा काम करने का दिल नहीं करता, तो कहीं ऐसा तो हिसाब नहीं है। तो बहरहाल अब बारिश हो रही है, इस बारिश को एंजॉय भी कर रहे हैं। और लाहौर में खुसूसन यह है कि सर्दी कम हुई है, लेकिन इस्लामाबाद में और दीगर कई ऐसे शहर हैं जहाँ पर सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो चुका है। पहाड़ों की अगर बात की जाए तो पहाड़ों पर जो बर्फ़बारी है वो भी बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस्लामाबाद में कल भी बारिश हो रही थी और इस्लामाबाद के बारे में अभी भी ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर बारिश जो है हो रही है, और इसके साथ साथ आज भी बारिश और बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। तो क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ शहरों में मौसम की, जान लेते हैं। हमारी नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ारा काजी इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करेंगी, उनसे पहले जानते हैं कि वो इस्लामाबाद में क्या देख रही हैं। ज़ारा, इस्लामाबाद जैसा शहर, हसीन नज़ारे, पहाड़ और पता नहीं क्या क्या कुछ वहाँ पर, और इस तरह का मौसम, बताइए क्या देख रही हैं आप? जी, शहर बेमिसाल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर तो सारे मौसम ही बेइंतहा खूबसूरत लगते हैं, लेकिन जब बारिश हो जाती है तो उसके बाद तो यहाँ के नज़ारे बिल्कुल देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। और हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता 2 रोज़ से बारिश का जो सिलसिला जारी है उसके बायस यहाँ के नज़ारे और भी हसीन हो गए हैं और भी दिलफरेब हो गए हैं। और अभी भी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बारिश भी हो रही है और हल्की हल्की सी धूप भी कभी निकल आती है। खुनकी का एहसास बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा, जितना पिछले कई रोज़ से हम देख रहे थे कि बहुत ज़्यादा खुनकी हो गई थी। आज इस्लामाबाद का टेम्परेचर 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की बात की जाए तो महकमा मौसमियात का ये बताना है कि बारिश का सिलसिला आज दिन भर जारी रहेगा और दिन के औकात में तेज़ बारिश भी मुतवक्के है।
इसके अलावा इस्लामाबाद में आज जालाबारी की भी प्रिडिक्शन की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। बहरहाल ये इतना खूबसूरत मौसम है कि चाय कॉफ़ी और पकौड़ों वाला मौसम है, तो यकीनन लोग जो है इस मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ घूमने फिरने के प्लान्स बना रहे हैं। इस्लामाबाद तो इतना प्यारा है कि यहाँ पर घूमने फिरने के प्लान्स बनाने के लिए आपको किसी स्पेसिफिक जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घरों से बाहर निकले तो आसपास के नज़ारे भी इस कदर दिलफरेब होते हैं कि वो देखने वाले को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। तो यकीनन इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो इस्लामाबाद अपने नज़ारों के हिसाब से, अपनी खूबसूरती के हिसाब से शहर बेमिसाल कहला, अगर इसको शहर बेमिसाल कहा जाए बिल्कुल। तो और ये बात बिल्कुल गलत नहीं है कि इस शहर को शहर बेमिसाल कहा जाता है। और ज़ारा, आप और इस्लामाबाद में रहने वाले तमाम लोग बहुत लकी हैं कि वो दुनिया के सेकंड मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल में रहते हैं। इसको करार दिया गया इस्लामाबाद को कि पहले नंबर पे लंदन और दूसरे नंबर पर इस्लामाबाद दुनिया का खूबसूरत तरीन दारुल हुकूमत है और वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ज़ारा काजी हमारे साथ मौजूद थी। तो शहर बेमिसाल की हमने तो बात कर ली है, अब कुछ बात कर लेते हैं हुकूमत की सुस्ती की, जिसके बायस इस तरह का मौसम जो है वो शहरियों के लिए बन जाता है ज़हमत। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं लाहौर की, और लाहौर भी शहर बेमिसाल ही था। और अगर सफाई की यहाँ पर बात करते हैं, इस तरह के मामला की बात करें, लेकिन अब यहाँ पर हर तरफ कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। पंजाब में गुज़श्ता 10 बरस से तुर्क कंपनी सफाई और कचरा उठाने का काम कर रही थी। ये माहिदा शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में किया गया था, और हमने ये भी देखा कि दीगर शहरों से आने वाले लाहौर की सफाई की मिसालें देते थे। बिल्कुल, हमने खुद ये चीज़ें देखी हैं उमर, दूसरे शहरों में जाके कि दूसरे शहरों में किस तरह की सूरत हाल थी सफाई सुथराई की, और लाहौर में क्या थी। ये मुआहिदा बहरहाल 31 दिसंबर को ख़त्म होना था, लेकिन इससे पहले ही जो टर्किश कंपनियाँ थीं और मौजूदा हुकूमत, इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात सामने आ गए और सफाई का काम जो था वो वहीं पर रुक गया। अब हम बार बार वक्तन फ़वक्तन अपने शो में इस मसले को उठाते रहते हैं। जब भी पंजाब हुकूमत से बात हुई तो उनके नुमाइंदों ने कहा कि 2 दिन बाद सफाई का अमल शुरू हो जाएगा और तमाम कचरा जो है वो उठा लिया जाएगा, लेकिन जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो कुछ और ही हैं। बिल्कुल, और अब ये ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से कचरा बढ़ चुका है, जो कराची की सूरत हाल है कि उठाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि मैं अब खुद गवाह हूँ, विटनेस हूँ इस चीज़ का कि मैंने देखा इस कॉलेज ये वहाँ पर कॉलेज रोड से गाड़ियाँ गुजरने का रास्ता जो है तकरीबन वो बंद हो चुका है। तो तर्जमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद है। मुसर्रत साहिबा, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सफाई की जो सूरत हाल है उस पर मैम यही कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद कचरा उठा लिया जाएगा, बस 2 दिन और दरकार है, ये मामला हल हो जाएगा। लास्ट टाइम भी बात हुई थी मुसर्रत साहिबा से, तो आपने कहा था कि फौरी तौर पर जो है वो शुरू हो जाएगा काम इस सिलसिले में, लेकिन अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा है और कचरे के ढेर चारों तरफ नज़र आ रहे हैं लाहौर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं DNN की शुक्रगुजार हूँ कि आपने गवर्नमेंट का मौका जो है वो लेने के लिए मुझे दिया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि मैंने जो कहा था कि काम शुरू हो जाएगा, तो काम तो कभी रुका ही नहीं था। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि काम में सुस्ती आई, जिसकी वजह से ये जो आपको कचरा वगैरह कुछ मकामात पे नज़र आ रहा है। मैं थोड़ा सा अर्ज करूँ, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि टर्किश कंपनीज के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट 31 दिसंबर को ख़त्म होना था। उन्होंने अपनी सर्विसेज 20 दिन पहले ही डिसकंटिन्यू कर दी। अब कचरा आपको जबकि 1.25 करोड़, और अगर हम सराउंडिंग्स को भी मिलाएं तो 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है। मुसर्रत साहिबा, यहाँ पे मैं आपको कट करना चाहूँगी। उन्होंने अपनी ये सारी जो काम था इसलिए रोका क्योंकि इंतज़ामिया की जानिब से उनकी सारी मशीनरी ले ली गई, उनके गोदाम्स जो थे वहाँ पर छापा मारा गया और उनकी जो सारी गाड़ियाँ थी वो अपने कब्जे में ले ली गई, जिसकी वजह से काम रुक गया था। मैं आपको अर्ज करती हूँ, ऐसा नहीं है। इनका उसूली तौर पर जिस भी कंपनी के साथ, वो कोई फॉरेन कंपनी हो या लोकल कंपनी हो, काम खत्म होता है जिस दिन आपकी कॉन्ट्रैक्ट डेट खत्म होती है। इन्होंने अपनी सर्विसेज जब खत्म की थी तो बाद में हमने इनकी गाड़ियां बिल्कुल ली थी, LWMC ने अपनी तहवील में लेके। उसकी वजह यह है कि कचरा तो हमने उठाना था। इसमें जो प्रॉब्लम शुरू कहाँ पे हुई, जब इन्होंने डिसकंटिन्यू किया तो 2 दिन ये मसला बना, तीसरे दिन ही सारी चीजों को हमने कवर कर लिया, इनकी गाड़ियां अपने तहवील में लेके, और फिर हमने कचरा खुद उठाना शुरू कर दिया, पंजाब गवर्नमेंट ने, लोकल गवर्नमेंट ने। फिर ये कोर्ट में गए, इन्होंने स्टे ऑर्डर लिया, स्टे ऑर्डर पे कोर्ट ने गाड़ियां इनको वापस कर दी। उसमें फिर जो हमारे पास चूंकि मसला व्हीकल्स का है और कोई इशू नहीं है कि नंबर ऑफ व्हीकल जितना कचरा उठाने के लिए चाहिए, क्योंकि जो घरों से कलेक्शन है वो तो पहले ही LWMC के जो हमारा अमला है वो करता है, वो तो हो रही है। अब जो इसको मैकेनिज्म को समझने की जरूरत है। घरों से उठा के वो जो जो है हमारा एक डंपिंग एरिया होता है
जैसे जहाँ पे कूड़ेदान बड़े बड़े पड़े होते हैं वहाँ पे उसको कलेक्ट किया जाता है, फिर वहाँ से डंपिंग साइट पे भेजा जाता है। वहाँ के लिए आपको बड़ी गाड़ियां चाहिए। नंबर ऑफ व्हीकल कम होने की वजह से इस काम में सुस्ती है, उसके लिए भी फिक्र करने की अब जरूरत नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट ने बिड कर दी है गाड़ियां, इंशाल्लाह ताला विद इन दिस वीक हमारे पास नंबर ऑफ व्हीकल। अच्छा मुशर्रफ साहब, अब ये कहिएगा कि जब 31 दिसंबर को मुआहदा खत्म होना था तो क्या हुकूमत को पहले तैयारी करके नहीं रहना चाहिए था कि जब 31 को मुआहदा खत्म होगा तो ये सूरत हाल पैदा हो सकती है और हमें पहले से तैयार रहना चाहिए था? उसमें जी ये कोई एक आध दिन का प्रोसेस नहीं है। ऑलरेडी पंजाब गवर्नमेंट ने इसमें कोई 40 से 45 डिफरेंट कंपनीज जो हैं उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। लाहौर के जो हमारे 9 डिफरेंट टाउन्स हैं उनका कचरा उठाने के लिए वो भी इन प्रोसेस है। प्लस साथ हम अपनी गाड़ियां भी बढ़ा रहे हैं ताकि इन द मीन वाइल जब तक वो कंपनीज फाइनलाइज होंगी वो कोई अब ज्यादा देर। अच्छा मैम, एक इल्ज़ाम ये है कि इसमें जो ताख़ीर है वो इस वजह से ताख़ीर आ रही है कि कुछ हुकूमती जो वज़रा हैं, सूबाई हुकूमत के जो वज़रा हैं, उनकी जानिब से अपने मनपसंद अफराद को ठेका देने की बात की जा रही है, जिसकी वजह से मामला मजीद तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि याद रखें कि ये एक आध कंपनी नहीं होती। और अगर इस बात को मैं एक फर्ज करें, थोड़ी देर के लिए सपोज करें, मैं मान भी लूँ तो देयर आर कोई 45 डिफरेंट कंपनीज और एक टाउन के लिए 5 से 6 कंपनीज ने अप्लाई किया हुआ है। तो अगर कोई एक आध अब मुझे ये बताएं कि वुज़रा के पास 45 कंपनी तो नहीं हो सकती कि उनकी वजह से सारे का सारा प्रोसेस से रुक जाए। होगी तो कोई अगर फर्ज कर लो तो मुशर्रफ साहब ये बता दीजिएगा कि इसमें ताख़ीर क्यों हो रही है? अगर नई कंपनी को ठेका देना ही है तो इसमें इतनी ताख़ीर क्यों हो रही है? देखें, ये प्रोसेस टाइम टेकिंग होता है। इसके ऊपर लास्ट 1 साल से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है। हम ये चाह रहे हैं, अब इसका मसला क्या है कि टर्किश कंपनी को हमने कंटिन्यू करना चाहे तो अभी ये मसला हल हो जाता है क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है गवर्नमेंट को। और अगर हम अपनी लोकल कंपनीज को एंगेज करते हैं तो वो हमें हमारा ये सारा काम बड़े कम पैसों में हो जाएगा। तो इसलिए हम अपने लाहौरी जो हमारी आवाम है हम उनसे माजरत ख्वाह हैं कि जो उनको ये इस दिक्कत का सामना करना पड़ा, लेकिन ये कोई बहुत लंबा चलने वाला नहीं है। फाइनलाइजेशन के करीब है हम, और इसी वजह से सीएम साहब ने ये वाज़ेह इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप अपनी गाड़ियां भी लिए, और वो भी पंजाब गवर्नमेंट ने बिड कर दी है जो कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हमारे। अच्छा मुशर्रफ साहब, आप कह रही हैं 1 हफ्ते के अंदर काम शुरू हो जाएगा। अगर हम फॉलो अप करें इस टॉपिक का 1 हफ्ते के बाद आपके साथ, तो आप राजी होंगी बात करने के लिए कि 1 हफ्ते के बाद काम शुरू हो जाएगा? आप मुझे चाहे डेली बेसिस पे आप मुझे ले सकती, मैं क्यों नहीं राजी होंगी। आप मुझे हर दिन लें, 1 वीक के बाद लेना है प्रोग्राम में लें, लेकिन जो मेरी प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कचरा अभी भी उठाया जा रहा है, स्पीड स्लो है, नंबर ऑफ व्हीकल कम होने की वजह से। एक और आखिरी बात कि अगर हम ये कचरा 2 दिन ना उठाएं तो आप शहर में जिंदा नहीं रह सकते, इतना ताफून फैल जाए। कचरा उठाया जा रहा है, फिर भी आपने खुद माना ना इस बात को कि सुस्ती हुई है कचरा उठाने में, जिसकी वजह से कचरे के ढेर हमें नजर आ रहे हैं। बहरहाल हमारी कोशिश भी यही है और उम्मीद यही है कि इंतजामिया जल्द से जल्द इस मसले का कोई हल निकाले, क्योंकि हमारा शहर लाहौर हम सबको ही बड़ा प्यारा है और इसको अगर कुछ होता है तो हम सबको तकलीफ होती है। तो हमारी उम्मीदें आपसे ही वाबस्ता हैं कि आप ज़रूर इसके लिए कोई ना कोई काम करेंगे। बहुत शुक्रिया मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ थी, और उमैर 1 हफ्ते का उन्होंने टाइम दिया कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये काम जो है। अब उम्मीद यही करते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर जो मामला हैं वो अब हल हो जाएं। आखिर वो कहने की एक कंपनी नहीं है, एक फर्द नहीं है, एक ग्रुप ऑफ कंपनीज होगा और अफराद मिलकर इसको करेंगे, जो ठेका आगे दिया जाएगा। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक की बात करते हैं। और इंतहाई दिलखराश वाक़या पेश आया और मच में और बलूचिस्तान में पेश आने वाला जो दिलखराश कत्लेआम था। मच की कोयले की कान में काम करने वाले 11 कानकनों के कत्ल हुए और आज इसका 3रा दिन है, मगर अभी तक मैयतों की तदफीन नहीं की गई और हज़ारा बरादरी हुकूमत के इक़दाम पर मुतमिन नहीं है। पहले सूबाई हुकूमत ने मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए मगर बात नहीं बनी। और अगर हम कल की आयशा बात करें तो वज़ीर दाखिला शेख रशीद हंगामी तौर पर कोयटा पहुँचे और मकतूल कानकनों के वरसा को इंसाफ की यकीन दहानी दिलवाई, लेकिन मुजाहिरीन हुकूमत के वादों पर यकीन करने को अब की बार तैयार नहीं। बिल्कुल, मुजाहिरीन का मुतालबा है कि वज़ीर आज़म उनसे बात करने के लिए खुद आएँ और सूबाई हुकूमत मुस्ताफ़ी हो जाए। कोयटा में गुज़श्ता 24 घंटों से कम दर्जा हरारत -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है और मौसम की ये सख्ती है, लेकिन उसके बावजूद मुजाहिरीन धरना ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है
और जो जाँ बहक अफराद हैं उनकी लाशों के साथ वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। इस वक्त वहाँ पर क्या सूरत हाल है, अब्दुल्ला ज़ाहरी जो है हमारे नुमाइंदे धरने के मकाम पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब्दुल्ला बताइएगा, आज तीसरा रोज़ हो चुका है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर टेम्परेचर है, लेकिन उसके बावजूद ये मुजाहिरीन यहाँ से उठने के लिए तैयार नहीं है। बताइएगा, आपने बात की इनसे, क्या कहते हैं ये? शुक्रिया। आज तीसरा रोज है, धरने का सिलसिला जारी है। लवाहिकीन ने शोधा की लाशें भी यहाँ पे बाईपास पे रखे और लवाहिकीन के यही मौक़िफ़ है कि जब तक वज़ीर आज़म इमरान खान कोयटा नहीं आएंगे सिर्फ और सिर्फ मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे, जबकि इसके साथ साथ एक जुडिशल कमीशन भी का क़याम के अमल में लाया जाए, जिसमें जो 22 साल से हज़ारा बरादरी की जो टारगेट किलिंग हो रही है उन तमाम तर वाक़यात का तयन हो सके और जो मुलव्विस थे, जो दहशतगर्द, उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो कोयटा शहर में दिन के औकात में आज और गुज़िश्ता 2 से 3 रोज़ के दौरान -1 -2 रिकॉर्ड किया गया, जबकि रात के औकात और सुबह के औकात ये टेम्परेचर -7 से -9 तक जा पहुंचता है। और महकमे मौसमियात ने आइंदा 3 से 4 रोज के दौरान दर्जा हरारत में मजीद इजाफे का भी इम्कान जाहिर किया। -12 तक ये दर्जा हरारत जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग अफराद बैठे और उनका यही मौक़िफ़ है कि सर्दी जिस कदर भी बढ़ती रहेगी हम यहाँ पे धरने पर बैठे रहेंगे और उस वक्त तक मैयतों की तदफीन नहीं करेंगे तब तक वज़ीर आज़म इमरान खान और वफाकी हुकूमत के जो दीगर नुमाइंदे हैं वो यहाँ नहीं पहुँचते। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद यहाँ पहुंचे और उनके हमरा IGFC चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और सूबाई काबीना के अरकान भी शामिल थे। ताम लवाहिकीन के शोधा की जो लवाहिकीन है उन्होंने साफ इनकार किया उनसे मुज़ाकरात करने से, ताकि वज़ीर दाखिला की जानिब से उनको ऑफर करने की भी कोशिश की गई कि लवाहिकीन को ठीक है, लेकिन मुजाहिरीन कहते हैं कि वज़ीर आज़म खुद आए उनसे बात करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए, तो ही वो यहाँ से उठेंगे। बहुत शुक्रिया, अब्दुल्ला ज़ाहरी हमारे साथ मौजूद थे। और इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल होती है उमैर, आपको याद होगा 2014 में भी इसी तरह से हज़ारा बिरादरी को निशाना बनाया गया था, जिसके बाद ये लोग बड़ी तादाद में इसी तरह से मगरबी बाईपास पर बैठे थे और मुतालबा कर रहे थे कि इनको भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। और ये नाअहली हम कह सकते हैं कि है इंतज़ामिया की, हुकूमत की, कि इस बिरादरी को एक मरतबा फिर से निशाना बनाया गया। बिल्कुल, और बड़ा नुकसान है उनका, और अब हुकूमत को चाहिए कि जल्द से जल्द उनके पास पहुँचे और जो उनके मुतालबात हैं उन्हें सुना जाए, क्योंकि मौसम भी इंतहाई शदीद हो चुका है, -2 टेम्परेचर है वहाँ पर। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है और सियासत की कुछ बात करेंगे, सियासत के मैदान का रुख करेंगे। अपोजिशन अपनी कोशिशों से नैब का मामला सेनेट में ज़ेर बहस हमने देखा कि ले ही आई है। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट में नैब के केसेस और तफ्तीश के तरीक़ेकार पर गर्मा गर्म बहस हुई। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला ने इल्ज़ामात की बौछार कर दी। इससे पहले भी वो कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुके हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि मुल्क चलाना है तो नैब जो है उसको अलहदा कर दिया जाए, क्योंकि नैब के साथ रहते हुए मुल्क को नहीं चलाया जा सकता है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने इस मामले पर नैब का दिफा किया और बताया कि अपोजिशन पर जितने भी केसेस हैं वो उनके अपने दौर में नहीं बनाए गए, बल्कि जो पहले से हुकूमत मौजूद थी, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, उस दौर में बनाए गए थे। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर ज़रताज गुल साहिबा ने। ज़रताज गुल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अपोजिशन नैब को सेनेट में ज़ेर बहस लाने में बिल आखिर कामयाब हो गई है। आपकी हुकूमत की भी तकरीबन आधी मुद्दत गुजर चुकी है, लेकिन हर मरतबा नैब और हुकूमत के गठजोड़ का इल्ज़ाम क्यों दोहराया जाता है? देखिए, नैब असल में पहली दफ़ा इंडिपेंडेंट हुई है। जो नैब का इन्होंने इदारा बनाया था या एहतसाब कमीशन बनाया था, बाद में जब इन्होंने 2007 में एनआरओ ले लिया और इन्होंने मुशर्रफ साहब के साथ जो है एनआरओ कर लिया और तमाम अपने मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस, इसके पैसों की करप्शन जो थी इनकी, ये सब के सब जब इन्होंने एनआरओ करके जब ये मुल्क से भाग गए, तब उसके बाद जो है अब पहली दफ़ा चूँकि पाकिस्तान में पहली दफ़ा इदारे इंडिपेंडेंट हुए हैं, नैब का इदारा हो या कोई भी इदारा हो या इवन जजेस हो, किसी को फ़ोन कॉल नहीं की जाती, किसी को प्रेशराइज नहीं किया जाता, इंडिपेंडेंटली इदारे अपने काम कर रहे हैं। अब वो इदारों को पहले पार्लियामेंट के अंदर घसीटना, नैब को 2-2 घंटे गालियाँ देना, इसलिए कि सिर्फ इनसे ये पूछा जाता है कि भाई आप ये बात बताएं कि आपके फेक अकाउंट्स कैसे बन गए, आपने मनी लॉन्ड्रिंग कैसे की, आपकी टीटीस कैसे आई, आप पाकिस्तान का बाहर पैसा लेकर जाके उसको ब्लैक मनी को आपने वाइट कैसे किया। अगर आप अब इस मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म थे या इस मुल्क के फेडरल मिनिस्टर थे, तो आपके दुबई में या किसी और मुल्क में आप चौकीदार की नौकरी कैसे कर रहे थे, आप मैनेजर की नौकरी कैसे कर रहे थे, आप चपड़ासी की नौकरी कैसे कर रहे थे। और फ़र्ज़ करो अगर आपकी 25-25 करोड़ या इससे भी ज़्यादा या इससे कम आपकी तनख्वाह थी, तो वो उसका आप कोई सबूत दिखाएं कि ये वो तनख्वाह उन्होंने आपको कैश की सूरत में कैसे दी, वो अकाउंट के ज़रिए क्यों नहीं दी। और आप इस मुल्क के अंदर जब 5 साल आपकी हुकूमत थी, तो आप दूसरे मुल्क में उस कंपनी में नौकरी कैसे कर रहे थे जब आप उस मुल्क के अंदर गए ही नहीं है या उस कंपनी में आप गए नहीं हैं। आपको मुफ्त में 25-25
25 करोड़ तनख्वाह मिल गई, तो जब आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो आपने आपको गालियाँ देना शुरू कर देते हैं, नैब आपको बुरी लग जाती है। नैब की परफॉर्मेंस अगर आप हमसे जोड़ रहे हैं कि आप कहेंगे कि जी हमारी हुकूमत का और नैब का गढ़ जोड़ ज़रदार साहब, ये भी बताइए कि अपोजिशन का एक एतराज़ ये भी है कि नैब BRT मालम जब्बा और हेलीकॉप्टर केस पर काम नहीं करता, सिर्फ वही रेफरेंस खोले जाते हैं जो अपोजिशन रहनुमाओं पर होते हैं। तो आपके ख्याल में हुकूमत जिस तरह नैब की कार्रवाइयों का दिफा करती है, इससे अपोजिशन के मौक़िफ़ को तक़वियत नहीं मिलती? देखिए, नैब के दिफा अगर हम करते हैं तो नैब कोई हमसाया मुल्क का इदारा तो है नहीं, हमारे मुल्क का इदारा है, और हमारे मुल्क में जो इदारा अच्छा काम करेगा हम उसके लिए ट्वीट्स भी करेंगे, हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, हम उसकी कारकर्दगी को भी सराहेंगे और आपको बताएंगे भी सही। और अगर अब जब 10 साल में इनके दौरे हुकूमत में, पिछले दौरे हुकूमत में नैब ने सिर्फ 115 या 114 के करीब बिलियन रुपए जो है वो रिकवर किए, और हमारे 2 साल के दौरे हुकूमत में 389 बिलियन रिकवर किए हैं, तो ये बहुत बड़ी इसका मतलब है कि अचीवमेंट है। इसका मतलब कि इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, कन्विक्शन रेट उसका अच्छा है, मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे और करप्शन के पैसे वो रिकवर कर रही है। और इसमें बहुत सारे अंदरूनी तौर पर तो मीडिया पे नहीं आता, अगर आप सिंध की हुकूमत के कारनामे पढ़ें, आप MLN के वो पढ़ें, तो बहुत सारे वादा माफ गवाए हैं और बहुत सारे लोगों ने प्ली बार्गेन किया है, और वो भी हमने कानून नहीं बनाया, इन्होंने बनाया। जहाँ तक मालम जबा की बात है, मेरे ख्याल में बात लपेट लेने से असल कहानी नहीं हो जाती। नैब का इदारा जो है वो करप्शन और मनी एम्बेजलमेंट्स के ऊपर काम करता है, ये उसका मैंडेट है। मालम जबा का केस इनको पता ही नहीं है, जिसके बारे में जिसको लपेट के आ जाते हैं। मालम जबा का केस एक डिपार्टमेंट से हुकूमत के दूसरे डिपार्टमेंट की ज़मीन के मुंतकिली, जो मालम जबा का रिजॉर्ट है, और उसका फैसला जो है वो टूरिज़म डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आपस में किया है, और वो KPK की जो कैबिनेट है उसने उसको अप्रूव किया। तो उसमें मनी कहाँ से इन्वॉल्व होगी? एक हुकूमत का इदारे या एक हुकूमत की प्रॉपर्टी दूसरे इदारे को काम के लिए मुंतकिल हुए, तो मुझे समझ नहीं आती कि उसके अंदर कौन सी एम्बेजलमेंट या कौन सी। और जहाँ तक BRT की बात है, BRT कोई पंजाब की तरह 250 बिलियन की किराए के पैसों से और फिर 1100 अरब सालाना सब्सिडी से नहीं बने जो हमारी जेब से निकलते हैं, और ताहयात हमें सब्सिडी 1100 अरब पर ईयर देनी पड़ेगी। ये जो BRT पेशावर है ये सेल्फ सफिशेंट है, ये सस्टेन्ड है। ये जो BRT पेशावर है ये इसको एशियन डेवलपमेंट बैंक ने बनाया, उसका अपना एक मेकनिज़म है, वो अपने पैसे खुद रिकवर करती है, और ये आवाम की जेब से सब्सिडी या टैक्स। ठीक है ज़रताज गुल साहिबा, सेल्फ सफिशेंट है, सस्टेन्ड है BRT, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल भी हैं, ये भी आपको मानना चाहिए। हमारे साथ ज़रताज गुल साहिबा मौजूद थी। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात करवाएंगे नन्ही हादिया से। ब्रेक के बाद खुशामदीद। और अब इस सेगमेंट में हमें आपकी मुलाकात करवानी है उभरती हुई नन्ही गुलकारा। उभरती हुई नहीं, मुझे लगता है वो उभर चुकी है और वो जो लास्ट लेवल होता है ना, उससे अब आगे जाने की वो तैयारी कर रही है और वो प्रैक्टिस भी कर रही है। कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा नेस्कैफे बेसमेंट से बोल हु की सदा जो है वो बुलंद हुई थी, और उस नन्ही गुलकारा हादिया हाशमी ने सबको अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया था, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जिसको हम दुश्मन मुल्क कहते हैं भारत, वहाँ से भी बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हैं। सोनू निगम बहुत बड़ा नाम, उन्होंने भी हादिया की तारीफ़ की। और सिर्फ ये नहीं इनकी इन वीडियोस के ऊपर बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ भी लोगों ने यूट्यूब पर बनाए, जिस पर मिलियंस लाइक्स और फॉलोअर्स और व्यूज़ जो है वो हमें नज़र आए थे। मस्त मलंग जो है ना हादिया ने पूरे पाकिस्तान को कर दिया था और सोनू निगम को भी कर दिया था। हादिया कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अभी मुझे थोड़ी सी ना वीडियो से थोड़ी बड़ी लग रही हैं। 2 साल हो गया ना बोलू को, अब आप 10 साल की हो गई हो। तो हादिया किस तरह से आगाज़ किया? इतनी आप छोटी सी हो माशाल्लाह, उसके बावजूद आपका टैलेंट इतना बड़ा है, आपको खुद से आइडिया है कि आपकी आवाज़ कितनी अच्छी है? जी कभी कभी लगता है आवाज़ अच्छी, लेकिन मुझे खुद नहीं पता चलता कि आवाज़ कैसी है। अच्छा, वैसे आपने जब आगाज़ किया तो कैसे पता चला कि आपने सिंगिंग की तरफ जाना है? आपके घर वालों ने आपको पुश किया या आपने खुद कहा कि आपने सिंगिंग करनी है? सबसे पहले तो हमारे स्कूल में हो रहे थे नातों के और तराने के कंपटीशन, तो मैंने अपने फादर से कहा था कि मैं इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकती हूँ, तो उन्होंने कहा था कि आपका दिल करता है तो आप ज़रूर कर सकती हैं। तो फिर जब मैंने पार्टिसिपेट किया तब तो था तराने का, तो तब मैंने मैडम नूरजहां का तराना याद किया था, ए वतन के ज़िले जमानो। तो जब वो मैंने परफॉर्म किया तो उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। और उसके अलावा भी जब नज़रिया पाकिस्तान का तो आपको पता होगा ना, वहाँ पर 1 ईयर परफॉर्म किया और पूरा 1 ईयर में विन हुई। मैं एक मिनट, ए वतन के ज़िले जवानों थोड़ा सा एक बोल सुना दो कि बातें फिर चलती रहेंगी। आवाज़ देखो उसने मैडम नूरजहां वो थोड़ा सा गुनगुना।
ए वतन के सजीले जवानों, ए वतन के सजीले जवानों, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं, ए वतन के सजीले जवानों। क्या बात है, क्या बात। जब बोल रही है, ऐसा नोट किया कि जब बोल रही है कितना लो पिच पे, मैं मुझे मतलब जब बोलती है तो आइडिया भी नहीं होता कि इतना गा सकती है, इतने हाई पिच पे गा सकती है। हाई नोट्स भी और लो नोट्स भी, क्योंकि बोल हो में हमने देखा है कि आपने बहुत हाई नोट्स भी गाए हैं और बहुत लो नोट्स भी गाए हैं। तो हादिया, ये बहुत बड़े बड़े जो बड़े एस्टैब्लिश सिंगर्स होते हैं उनके लिए भी बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि आप गॉड गिफ्टेड हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं होती, क्योंकि लोगों को ये सीखना पड़ता है, पूरी जिंदगी लगा के लोग सीखते हैं, उसके बावजूद उनके अंदर कहीं ना कहीं खामी रह जाती है कोई। जी, मुझे हर कोई कहता है कि मैं गॉड गिफ्टेड हूँ। कितनी अच्छी बात है माशाल्लाह से। चलिए ये बताएं कि आपने 8 साल की थी तो आपका सिलेक्शन नेस्कैफे बेसमेंट में किस तरह से हुआ? तो हुआ ये था कि जुल्फी अंकल थे, जब उनके वहाँ पे प्रोड्यूसर थे नेस्कैफे के, तो वो हमारी एकेडमी में आए थे ऑडिशन लेने। तो वो सर ने मेरी सबसे लास्ट पे बारी रखी थी, तो जब मैंने सॉन्ग गाया हाथ से खो लेने तेरियां याद है नहीं, तो मीन्स के वो रोना स्टार्ट हो गए और उनसे बोला ही नहीं क्या, तो उन्होंने मुझे इस तरह सेलेक्ट किया। कौन सा गाना गाते हैं यहाँ पे? हमने सोनू निगम को भी देखा था। या अब ये भी सुन लेंगे हम आपसे भी थोड़ा सा, एक बोल इसका भी सुना दो साथ। हाथ से खोले न तेरियां याद आने आ मिले सजना, क्या बात। हाथ से खोले ने तेरियां याद आने आ मिले सजना, फरियाद आने मेरे दिल दा सूना तक वेड़ा, दर्दाने ठिकाना लब आए, तू ना बिछड़ के मिले जन सजना, असा सारा समाना लब आए, तस्वीर बना के मैं तेरी। ये तो बनता है वैसे हादिया कि आंखों में आंसू आ जाएं, इस तरह का माशाल्लाह से ये गाना है। कितने मुश्किल गाने इसे सिलेक्ट किए हैं। एक और चीज़ नोट किया कि एक्सप्रेशंस बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। अगर अच्छा कहते हैं कि अगर सिंगर के हाथ पकड़ लो ना तो वो सही तरह उस तरह से गा नहीं सकता, आपके साथ भी इस तरह से होता है? ये क्या कनेक्शन है सिंगिंग का और ये जो एक्सप्रेशंस होते हैं? सबसे पहले तो सिंगिंग में ज़रूरी होती है फील्स। अगर किसी गाने में फील नहीं होगी तो वो मतलब कि गाना मज़े का ही नहीं लगेगा। आपको मतलब ही नहीं पता होगा। मैं जितनी आपकी उम्र है तो आप कैसे फील आओ? मुझे लगता है कि हमें उसके आगे मतलब नहीं पता होगा। वो गॉड गिफ्टेड है, ये गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, आपको लक्स स्टाइल अवार्ड भी मिला है इसी बोल हूँ पर, तो कैसा फील हुआ? बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ कि लोग मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और मुझे इतना ज़्यादा लाइक भी करते हैं, और मुझे इस साल लक्स स्टाइल अवार्ड मिला है। पढ़ाई भी अच्छी है ऐसी जैसी सिंगिंग अच्छी है? जी, पापा तो पढ़ाई में कॉम्प्रोमाइज़ करते ही नहीं बिल्कुल भी। बहुत अच्छा करते हैं, वेरी गुड। अच्छा, आगे का क्या प्लान है? आगे क्या कर रही हो? आगे तो अभी ISPR के साथ मेरा एक शो होना है, तो वो आप जल्दी ही सुनेंगे। अच्छा। जल्दी सुनेंगे? हाँ, देखा, सस्पेंस रखा हुआ है यार। कहा होगा कि जाके बात नहीं करनी इसके बारे में? मैं क्यों बताऊँ? चले, हम वेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ISPR हमारा अपना ही इदारा है। ये बताइए कि अब YouTube भी आप करती हैं? जी। ठीक है, तो YouTube किस तरह जा रहा है आपका? बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। कौन आपकी हेल्प करता है YouTube में? वो मेरी सिस्टर है सैयदा नमता हाशमी, वो हमारा YouTube मैनेज करती हैं। सही है। अच्छा, अब बोल हूँ जो है ना, मेरा तो वो फेवरेट गाना है और मैं अक्सर वो गाना सुनती हूँ।
ठीक है, वो आपने सुनाना है और वही हाई नोट्स जो है ना आपके, वही मजे से सुना दीजिएगा। सारे नी सा धा नी रे सा विच सजदे सोच किसे और दी क्यों दिल में तेरे दर्द है रोग है क्यों। क्या बात है। क्या है तू क्यों है तू सोच जरा लड़ जा अपनी ये जंग तू कर दे सबको दंग तू बना ले छोटी सी दुनिया हो जा मस्त मलंग तू बोल हो बोल हो बोल तू अल्लाह क्या बात है। इस पे क्लैपिंग तो बनती है। वेरी गुड, बहुत 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 माशाल्लाह से आप अच्छा गाती हो और जैसे जैसे पता नहीं कैसे गाती हो और ये बड़ी होती जाएंगी, इनकी आवाज में मैच्योरिटी जो है वो बहुत ज्यादा मैं सोच रहा हूँ कि और मैच्योरिटी आएगी तो ये क्या सबको पीछे छोड़ देगी, सबको पीछे छोड़ देगी। बना ले छोटी सी दुनिया, ये छोटी सी दुनिया ही है और छोटी सी दुनिया ने इतनी बड़ी दुनिया में इतना नाम बना लिया माशाल्लाह से। ऑल द वेरी बेस्ट हादिया, आपका जो भी गाना आ रहा है, आपने फ्यूचर में जो भी करना है इंशाल्लाह आपको ज़रूर उसमें तरक्की मिलेगी और पाकिस्तान का नाम भी आप रोशन करोगे। बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। उमैर, वक्त भी ख़त्म हो गया, कल एक मरतबा फिर से हाजिर होंगे और कल देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।